नमस्कार। कबीरदास का एक दोहा है, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, अमवा कहाँ से पाए कबीरा, अमवा कहाँ से पाए। मतलब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम लोग विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का ही उदाहरण बेहतरीन होगा समझने के लिए। विद्यार्थी का मुख्य काम होता है पढ़ना, विशेष काम पढ़ना। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ने में मन नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। उसको घूमने फिरने में मज़ा आता है, मोबाइल में बेमतलब की वीडियोज देखने में मज़ा आता है, और जब भी पढ़ने बैठेंगे तो नींद आने लगती है। और जब परीक्षा का रिजल्ट आता है और जब उसमें फेल हो चुके होते हैं या फिर ख़राब मार्क्स आए होते हैं, तब उसको पश्चाताप होता है कि काश थोड़ा मन लगाया होता उस समय तो अभी रिजल्ट अच्छा आया होता। कबीर इसी बात को कह रहे हैं कि करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। अब तो हो चुका, अब पश्चाताप करने से क्या मिलने वाला है। बोया पेड़ बबूल का, उस समय जब तुम मेहनत करने की बारी थी, जब मेहनत कर रहे थे तो मन नहीं लग रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, तो उस समय बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए। अब तुम फल अच्छा चाहते हो उसका तो कहाँ से मिलेगा। पेड़ लगाओगे बबूल का तो उससे कांटे मिलेंगे ना, उसमें कांटे ही फलेंगे, चुभने वाला जो होता है उसमें आम, उसमें से नहीं निकलने वाला। आम पाने के लिए आम का पेड़ लगाना होगा, तभी आम मिलेगा। कबीर का ये कहना है। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी नाटक उद्भव और विकास पर। हिंदी नाटक, हिंदी का मतलब हिंदी, जो हिंदी भाषा है, इस भाषा में नाटक क्या है। नाटक एक गद्य का एक विद्या है, जैसे कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है, रेखाचित्र है। इसी तरह का एक विद्या है गद्य का नाटक। इसका विकास आधुनिक काल में ही हुआ है। नाटक का विकसित रूप अभी जो हम लोग सिनेमा देखते हैं वही है उसका नाटक का विकसित रूप। चलचित्र, सिनेमा, फिल्म, उसको ड्रामा भी कहते हैं, नाटक को, जो रंगमंच पर खेला जाता है। तो इस नाटक का विकास पहले तो था लेकिन बहुत कम। इस नाटक का विकास आधुनिक काल से हुआ है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास। उद्भव का अर्थ होता है पैदाइश, जन्म कब हुआ, कहाँ से हुआ। और फिर कोई भी पौधा अगर जन्म लेता है तो फिर उसका विकास भी होता है, उसमें वृद्धि भी होता है। बीज से तो धरती से निकलकर पौधे के रूप में ऊपर आया और वो फिर धीरे धीरे उसका फैलाव से वो बढ़ते बढ़ते वृक्ष का रूप लेता है, पौधा फिर वृक्ष बनता है, तो उसका विकास होता है। उसी तरह से हिंदी नाटक का उद्भव, उसका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और फिर उसका विकास, तो इस चीज़ को देखेंगे हम लोग। हिंदी नाटक उद्भव और विकास। प्राचीन संस्कृत आचार्यों ने काव्य के दो भेद किए हैं, एक तो दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वे हुए जो हम देखकर समझते हैं, जिसको हम देखते हैं, जो दृश्य रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, जैसे नाटक हुआ, फिल्म हुआ, और ये सभी दृश्य काव्य के रूप में अंतर्गत आएंगे। और जो हम लोग देखकर पढ़ते हैं या समझते हैं, इसको श्रव्य काव्य कहते हैं। सुनकर, जो कानों के माध्यम से हम श्रवण करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य आदि आते हैं, और दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक।
नाटक काव्य का सर्वाधिक रमणीक रूप है। रमणीक रूप है मतलब बहुत ही उसमें रमणीयता है, मतलब आदमी देखने लगे तो उसमें खो जाएगा, रम जाएगा। वो क्या है, कहाँ है, कुछ उसको कोई पता ही नहीं चले। जैसे हम लोग फिल्म जाते हैं देखने के लिए तो 3 घंटे के फिल्म में किस तरह उस फिल्म में रम जाते हैं, तो वही रमणीक है। नाटक तो उसी का विकसित रूप है। फिल्म इतना रमा देता है, रमणीक रूप है। अरस्तु ने भी ड्रामा को काव्य का प्रमुख भेद माना है। यद्यपि उसने ड्रामा के संबंध में अलग से विचार नहीं किया, बल्कि कला और काव्य सिद्धांत के विवेचन के प्रसंग में अपना मंतव्य प्रकट किया है। नाटक दृश्य काव्य है, इसलिए मनुष्यों की रुचि इसमें और अधिक रमती है। भिन्न रुचि रखने वाले व्यक्तियों को समान रूप से आनंद लेने का एकमात्र साधन नाटक ही है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास। हिंदी में नाटक साहित्य के उद्भव को लेकर मतभेद है। डॉक्टर दशरथ ओझा जो संपादक है किसी किताब का, और 1829 में रचित गयस कुमार रास को हिंदी का प्रथम उपलब्ध नाटक सिद्ध किया है, किंतु डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे रासक या रास श्रेणी का काव्य कहा है तथा उसे नाटक मानने से अपनी असहमति व्यक्त की है। कुछ विद्वानों ने ब्रजभाषा में रचित पौराणिक नाटकों के द्वारा हिंदी नाटकों के जन्म को मान्यता प्रदान की है। इसके विपरीत पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अनुसंधानों में हिंदी नाटक के उद्गम के प्रश्न को उन प्रचलित जन नाटकों की परंपरा से जोड़ा है जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में अपने अपने क्षेत्रों में प्रचलित थे। जिस समय भारत के पूर्वी प्रदेशों मिथिला, असम, उड़ीसा आदि में मैथिली नाटक साहित्य का विकास हो रहा था, उसी समय ब्रज क्षेत्र में रासलीला नाटकों का उद्भव हुआ। बंगला में यात्रा, बिहार में विदेशिया, अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में रास, स्वांग, नौटंकी, भाड़ आदि जन नाट्यों की धारा प्रवाहित हो रही थी। इन्होंने एक सीमा तक हिंदी के अभ्युदय में अपनी भूमिका का निर्वाह किया, किंतु हिंदी नाटकों के जन्म के मूल के केवल यही लीलाएं थी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। जन नाटकों और हिंदी नाटकों के बीच अर्थात 19वीं शताब्दी के आसपास पारसी थिएटर कंपनियों का समय आता है। इसने भी हिंदी नाटक तथा हिंदी रंगमंच की उत्पत्ति तथा स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैथिली भाषा में रचित नाटक साहित्य में विद्यापति का गोरक्ष विजय, गोविंद का नल चरित नाटक जो 1639 में प्रकाशित है, रामदास झा का आनंद विजय नाटक, देवानंद का उषाहरण, रमापति उपाध्याय का रुक्मणी हरण, उमापति उपाध्याय का पारिजात हरण आदि महत्वपूर्ण है। यह परंपरा आगे तक विकसित होती गई, लेकिन हमारा उद्देश्य नाटक के पूर्व की स्थिति पर विचार करना है, न कि मैथिली नाटक का इतिहास प्रस्तुत करना। भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित नाटक 2 प्रकार के हैं, पहला अनुदित और दूसरा मौलिक। अनुदित नाटकों में महाराज यशवंत सिंह द्वारा अनुदित प्रबोध चंद्रोदय, नेवाज कवि द्वारा शाकुंतला नाटक, सोमनाथ माथुर द्वारा कृत माधव विनोद इत्यादि हैं। और मौलिक नाटकों में प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, लद्दीराम कृत करुणाभरण, उदयकृत राम करुणाकर एवं हनुमान नाटक आदि का उल्लेख है। ये सभी नाट्य कला की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। ये पद्यात्म प्रबंध है जिनमें काव्य गुणों का भी अभाव है। आनंद रघुनंदन ही ऐसी रचना है जिसमें शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, निष्कंभ, भरत,
वाक्य आदि का प्रयोग किया गया है और रंग निर्देश भी दिए गए हैं। इसी आधार पर आचार्य शुक्ल जैसे विद्वानों ने महाराज विश्वनाथ जो कृत आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक कहा है, किंतु इसमें नाट्य दृष्टि से अनेक दोष है। गोपाल चंद्र गिरधर दास कृत नहुस 1857 में प्रकाशित नाट्य कला की दृष्टि से भले ही लिखा गया हो, वह भी अन्य ब्रजभाषा नाटकों की भांति ही है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाट्य गुणों से युक्त है तथा उसकी भाषा भी परिमार्जित खड़ी बोली है। इस समय तक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का आविर्भाव हो चुका था और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित भी हो गया था। अतः हिंदी नाटकों का वास्तविक आरंभ भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से स्वीकार किया जाना चाहिए। आधुनिक हिंदी नाटक सन 1850 ईस्वी के बाद से अद्यतन हिंदी नाटकों को 4 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। पहला तो भारतेंदु युग के नाटक, दूसरा प्रसाद युग के नाटक, तीसरा प्रसादोत्तर युग के नाटक और चौथा स्वातंत्र्योत्तर नाटक। पहला बात करते हैं भारतेंदु युग के नाटक। भारतेंदु युग हिंदी नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। भारतेंदु का आविर्भाव हिंदी नाटक साहित्य के लिए एक वरदान साबित हुआ। वस्तुतः वे नाटक के जन्मदाता ही नहीं वरन हिंदी साहित्य में युग परिवर्तक के रूप में समादृत हुए। उनका प्रथम नाटक विद्या सुंदर जो किसी बंगला नाटक का छायावाद था, सन 1861 में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु के नाटकों में कुछ अनुदित हैं और कुछ मौलिक। उनके मौलिक नाटकों में वायदकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विस्मौषधम, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप, अंधेर नगरी है आदि। संस्कृत में अनुवादित रत्नावली, पाखंड विडम्बन, मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, बंगाल से अनुवादित बंगला से अनुवादित भारत जननी, विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र उल्लेखनीय है। भारतेंदु ने शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया, जिसका विशेष महत्व है। भारतेंदु के नाटक मुख्यतः पौराणिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर आधारित है। उन्होंने अपने समय की समस्याओं को देखा, सुना और जांचा परखा। यही कारण है कि उन्होंने सामाजिक बुराइयों, अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण और शासकीय अत्याचार पर तीखा व्यंग्य करते हुए राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में नाटक और रंगमंच की भूमिका का सार्थक उपयोग किया है। पाखंड विडंबन और वायदकी हिंसा हिंसा न भवति में सामाजिक कुरीतियों एवं धर्म के नाम पर होने वाले कुकृत्यों आदि पर तीखा व्यंग्य किया है। भारत दुर्दशा में भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी यथार्थ के धरातल पर प्रस्तुत की गई है। इस नाटक के माध्यम से पहली बार राजनीतिक विषय को नाटक का कथ्य बनाकर देश की दीनहीन दशा पर चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने अपने भावों को निर्भीकता पूर्वक वाणी प्रदान की। विशेष विस्मौषधम में देशी नरेशों की दुर्दशा का चित्रण किया है। इसके साथ ही उन्हें यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर वे सचेत एवं जागरूक नहीं हुए तो सभी देशी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। अंधेर नगरी में लोभ तथा अज्ञानता के दुष्परिणाम तथा अन्य प्रचलित बुराइयों के पर आपेक्ष किया गया है। और मैं तो कहूँगा कि इस अंधेर नगरी को एक बार पढ़िए। इतनी हंसी है इसमें, इतना व्यंग्य है कि उस समय के तत्कालीन स्थिति पर तीखा प्रहार किया गया है इस प्रहसन के माध्यम से, अंधेर नगरी प्रहसन के माध्यम से। भारतेंदु के नाटकों की प्रमुख विशेषता है प्राचीनता और नवीनता का समन्वय। उनकी नाट्य शैली पर जहां संस्कृत के नाटकों की छाप है, वहीं पश्चाताप नाट्य शैली का प्रभाव भी देखा जा सकता है।
चूँकि भारतेंदु को बंगला, संस्कृत, प्राकृत व अंग्रेजी के नाट्य साहित्य का ज्ञान था, इसलिए उनके नाटकों पर इन सभी का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उनकी नाट्य शैली में सरलता, स्वाभाविकता और रोचकता विद्यमान है। उन्होंने हिंदी नाटकों की परंपरा को विकासमान बनाए रखने के लिए भारतीय नाट्य कला की ओर विशेष ध्यान दिया, लेकिन अंधा अनुकरण कभी नहीं किया। भारतेंदु युगीन नाटककार कुछ हुए जो प्रमुख हैं। भारतेंदु ने अपने समकालीन नाटककारों को साहित्य सर्जन हेतु प्रोत्साहित किया, प्रेरणा दी और उनका पथ प्रदर्शन किया। उन्होंने न केवल नाट्य सृजन किया बल्कि नाट्य सिद्धांतों पर विचार किया। उन्होंने न केवल नाट्य सृजन किया, नाट्य सिद्धांतों पर विचार किया, बल्कि नाटकों में अभिनय भी किया और मंडलियों की स्थापना भी की। यही कारण है कि उनके समकालीन अधिकांश नाटककारों में नाट्य सृजन के समय भी अभिनय आदि प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती हैं। भारतेंदु युगीन नाटकों में मौलिक, अनुदित और प्रहसन आदि आते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से इनमें पौराणिकता, ऐतिहासिकता, सामाजिकता, राष्ट्रीयता और रोमांटिकता का स्वर प्रधान रहा है। नीतिपरक नाटकों का लेखन हुआ। संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी नाटकों के अनुवाद भी हुए। प्रहसन की संख्या अधिक रही। इसका कारण यह था कि तत्कालीन परिस्थितियां इसके अनुकूल थीं। प्रहसनों का मुख्य उद्देश्य रूढ़ियों, परंपराओं और अंधविश्वासों पर तीखा व्यंग्य करना था। भारतेंदु युगीन नाट्य साहित्य का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। इस युग के प्रमुख नाटककारों में श्रीनिवास दास का नाम उल्लेखनीय है। प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर, ये 4 नाटक उनकी नाट्य प्रतिभा के परिचायक हैं। तप्ता संवरण और रणधीर प्रेम मोहिनी के कथानक काल्पनिक है। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का सर्वप्रथम दुखांत नाटक है। अब दुखांत नाटक क्या है? दुखांत नाटक वह है जिस नाटक का अंत उसके प्रमुख नाटक के जो नायक है या नायिका है, वह अगर दुखी, उसके दुख के साथ नाटक का अंत हो तो उस नाटक को हम दुखांत कहेंगे। अगर वही प्रमुख जो पात्र है उसके सुख के साथ, खुशी के साथ अंत होता है तो उसको हम सुखांत नाटक कहेंगे। या कहानी में भी इसको हम सुखांत कहानी या दुखांत कहानी कहेंगे। उपन्यास में भी सुखांत कहानी, सुखांत उपन्यास या दुखांत उपन्यास कहेंगे। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों की रचना की। इन्होंने प्रहसन लिखा तथा बंगला के नाटकों का अनुवाद भी किया। इनके नाटक हैं दमयंती स्वयंवर, वेणी संहार, किरातार्जुनी, बृहन्नलता, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष आदि। भट्ट जी की नाट्य शैली पर संस्कृत नाट्य का प्रभाव है। और इसके बाद आते हैं द्विवेदी युगीन नाटक पर बात करते हैं हम लोग। भारतेंदु युग के नाटक के बाद बारी आती है द्विवेदी युग के नाटक। द्विवेदी युग में हिंदी नाटक विकास की उस गति को खो बैठा जो उसने भारतेंदु युग में प्राप्त की थी। इस युग के नाटककारों को एक तो परंपरागत रंगमंच उपलब्ध नहीं हो पाया और दूसरे इनका मध्य वर्ग से संबंध टूट गया। द्विवेदी युग के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस युग के अधिकांश नाटक सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण उपदेशात्मक डॉक्यूमेंट्री बनाकर रह गए। पारसी रंगमंच हिंदी क्षेत्र पर छा गया और हिंदी रंगमंच अपना अस्तित्व खोने लगा। इस युग के कुछ प्रमुख नाटककारों में आगा हसन कश्मीरी, पंडित राधे श्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, हरिकृष्ण जौहर आदि का नाम लिया जा सकता है। प्रसाद युग के नाटक जयशंकर प्रसाद जी की बहुमुखी प्रतिभा के, धनी साहित्यकार के
नाम पर इस युग का नाम रहा प्रसाद युग के नाटक। उन्होंने कवि होने के साथ साथ कहानी, उपन्यास और नाटक के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वस्तुतः कवि के बाद प्रसाद नाटककार के रूप में ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। प्रसाद ने आरंभ में कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित आदि रूपक लिखे, किंतु उनके प्रतिभा का उदय राज्यश्री से हुआ। उसके बाद विशाखदत्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी जैसे नाटक लिखकर उन्होंने हिंदी नाटकों को विशेष आयाम प्रदान किए। उनके नाटकों का मुख्य स्वर राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना व देशभक्ति होते हुए भी उनके नाटकों में मानवीय करुणा और विश्व बंधुत्व की भावना का एक विशेष स्वर सुनाई देता है। प्रसाद के समकालीन नाटककार उनके समक्ष कोई विशेष पहचान नहीं बना पाए, फिर भी वियोगी हरि द्वारा रचित छद्म योगिनी और मैथिली शरण गुप्त कृत तिलोत्तमा, विश्वंभर शर्मा कौशिक कृत भीम आदि कुछ ऐसे नाटक हैं जिन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। इसके बाद प्रसादोत्तर युग के नाटक की बारी आती है। प्रसादोत्तर काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक हिंदी नाटक कई धाराओं में विभक्त रहा। इस काल में एक ओर प्रसाद की नाट्य परंपरा के अनुसरण होता रहा, तो दूसरी ओर यथार्थवादी और सामाजिक समस्या मूलक प्रवृत्तियों के आधार पर नाटक लिखे गए। प्रसाद की नाट्य परंपरा की वास्तविक पुनरावृत्ति कभी संभव नहीं हुई, क्योंकि प्रसाद का अपना एक व्यक्तित्व और अपनी प्रतिभा थी जिसका मुकाबला कोई अन्य नहीं कर पाया। प्रसादोत्तर युग में हरिकृष्ण प्रेमी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद बल्लभ पंत और वृंदावल्लभ वर्मा आदि नाटककारों ने ऐतिहासिक नाटक रचना की परंपरा को अक्षुण्ण रखा। जहाँ प्रसाद जी प्राचीन भारत के गौरवमयी चित्र प्रस्तुत किए थे, वहीं हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों में मध्यकाल को स्थान दिया। उनके नाटकों में रक्षाबंधन, शिवा साधना, कीर्ति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ आदि नाटक उल्लेखनीय हैं। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित कोणार्क और शारदिया नाटक भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए उल्लेखनीय नाटक है। इस युग के नाटकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि इस युग में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नाटक लिखे भी गए तो उन्हें समसामयिक आधार पर एक नए रंग में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक लहरों के राजहंस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से होते हुए भी मनुष्य के उस अंतर्द्वंद्व को अभिव्यक्त करता है जो आधुनिक मानव के लिए अधिक प्रासंगिक लगता है। मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार की त्रासद अभिव्यक्ति है। नरेश मेहता और मन्नू भंडारी के नाटकों में आधुनिक बोध स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इनमें आजकल के पढ़े लिखे पति पत्नी के बीच पैदा हुए तनाव की अभिव्यक्ति की गई है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं के मुकाबले में हिंदी नाटक का विकास अपेक्षाकृत मंद गति से हुआ है और आने वाले समय में इस विद्या का और अधिक क्षरण होना स्वाभाविक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नाटक वास्तव में रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखे गए होते हैं, लेकिन वर्तमान में रंगमंच की तरफ दर्शकों का अधिक रुझान नहीं है। फिर भी कुछ साहित्यकार अपने प्रयासों से नाटक विधा को न केवल जीवित रखे हुए हैं बल्कि समय की मांग के अनुरूप उसमें नए तत्वों का समावेश कर उसे रुचिकर भी बना रहे हैं। और नाटक विद्या का लुप्त की एक और भी रीजन या कारण है कि नाटक का स्थान ये फिल्म ले लिया और अब दर्शकों का रुझान फिल्म की तरफ चला गया, नाटक से खिसक कर। फिर भी कुछ ऐसे नाटककार अभी भी हैं जो इस विद्या को जीवित रखने में भरपूर प्रयास अपना योगदान कर रहे हैं। और इसी के साथ नाटक का उद्भव और विकास
कि यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे फिर अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।